ये कहानी चक रोलैंड के जीवन पर आधारित एक सच्ची कहानी है, जिसमें चक एक अनजान टापू पर 4 साल रहे। द मूवी नगरी प्रस्तुत कास्ट अवे। कहानी की शुरुआत में एक कुरियर कंपनी फेडरल एक्सप्रेस यानी फेडेक्स कंपनी की गाड़ी दिखाई देती है, जो एक पैकेज पिकअप करने के लिए आई होती है। अगले सीन में इस कहानी का मुख्य किरदार चक रोलैंड को दिखाया जाता है, जो फेडेक्स कंपनी का एक एम्प्लॉय है। चक अपने कंपनी के हर एक ब्रांच को विजिट करता और वहाँ के एम्प्लॉयज को अपने काम को बेहतर बनाने की जानकारी देता। वो उन्हें समय की कीमत को समझाता। इसी तरह इस बार भी वो रशिया में एक ब्रांच को विजिट करके वहाँ के एम्प्लॉयज को जानकारी दे रहा होता है। वो उन्हें मोटिवेट करता है और काम के हर एक पहलू को बारीकी से समझाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक दूसरा एम्प्लॉय आकर कहता है, हमारा एक ट्रक फंस गया है। तब चक खुद वहाँ पर जाता है और उस ट्रक का सामान 4 मिनट के अंदर दूसरे ट्रक में शिफ्ट करवाता है और उस ट्रक को डिलीवरी के लिए भेज देता है। यहाँ पर पता चलता है चक अपने काम के बारे में समय का बहुत पाबंद है। उसे अपने काम के प्रति बहुत निष्ठा है। उसके बाद चक अपनी गर्लफ्रेंड केली से मिलता है। केली और चक एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। उस रात वो सबके साथ डिनर करता है। फिर उसे काम के सिलसिले में कहीं जाना होता है, इसलिए वो तैयार होकर निकलने लगता है। तब केली उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाती है। वहाँ पर केली चक को क्रिसमस का गिफ्ट देती है, जिसमें केली के दादा की घड़ी होती है, जो उनके परिवार की अमानत होती है। बदले में चक भी केली को क्रिसमस गिफ्ट देता है, जिसमें एंगेजमेंट रिंग होती है। चक केली को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है, मैं न्यू ईयर तक वापस आऊंगा, और वहां से प्लेन की तरफ चला जाता है। वो प्लेन फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, जो पार्सल डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। उस प्लेन में चक के साथ 4 लोग होते हैं। प्लेन सफर पर निकलता है। कुछ देर बाद पैसिफिक समंदर में तेज तूफान की वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और डूब जाता है। चक के पास एक एयरबोट होती है, वो उसमें बैठ जाता है और तेज तूफान की वजह से उसी में बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तब वो किनारे पर होता है। वहाँ चक चारों तरफ आवाजें लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और चक को पता चल जाता है वो अब एक टापू पर आ चुका है। चक फिर से किनारे पर आता है और वहाँ पर रेत में बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है, ताकि कोई प्लेन अगर ऊपर से गुजर रहा हो तो उसे देखकर चक को बचा ले। लेकिन दूसरे दिन जब चक वहाँ पर आकर देखता है, तब उसने जो रेत पर हेल्प लिखा हुआ था वो पानी की वजह से मिट चुका होता है। चक फिर एक बार बड़ी बड़ी लकड़ियों से वहाँ पर हेल्प लिखता है। वहाँ पर उसे कुछ पैकेट मिलते हैं, लेकिन उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जब वो उसे खोलकर देख रहा होता है, तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उस तरफ देखने लगता है। तभी उसके सामने ही एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि वो नारियल गिरने की आवाज थी। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बहुत सारे नारियल जमा करता है, लेकिन नारियल को तोड़कर खाना या पानी पीना उसके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिश के बाद वो एक नारियल तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब वो उस टापू से निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हुए पानी में चला जाता है। उसके पैरों में जूते ना होने की वजह से उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। वो पानी से बाहर निकलता है और अपनी पैंट को काटकर पैरों को लपेट लेता है। अब फिर एक बार वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उस टापू की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। उसे वहां पर चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे किनारे पर कुछ तैरता हुआ नजर आता है। वो तेजी से नीचे की तरफ आकर उसे देखता है तो वो उनके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है। चक उसे किनारे पर लेकर आता है। उसे दफनाने के लिए चक एक बड़ा सा गड्ढा बनाता है और उसे दफनाने से पहले वो उसके जूते और टॉर्च ले लेता है, क्योंकि ये चीजें उसके काम आ सकती है। और फिर चक उसे दफना देता है और वहाँ के एक पत्थर पर उसके जन्म और मृत्यु की तारीख भी लिख देता है। एक रात चक को एक जहाज दिखाई देता है। चक उसे देखकर जोर जोर से आवाजें देने लगता है। वो अपने पास के टॉर्च से उस जहाज को सिग्नल देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो जहाज बहुत दूर होता है। वो चक को देख ही नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब तक चक को यहाँ पर 5 दिन हो चुके हैं। उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दूसरे दिन अपनी एयरबोट की मदद से उस टापू से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो कुछ दूर जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस किनारे की तरफ धकेल देती है। वो एयरबोट से पानी में गिर जाता है और उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। चक वापस किनारे पर आकर बैठ जाता है। उस रात वहाँ पर तेज तूफान आता है। तूफान से बचने के लिए चक वहाँ की एक गुफा में चला जाता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। चक अपनी टॉर्च जलाकर वही सो जाता है, जिसकी वजह से उसके टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। अगले दिन चक को भूख लगी होती है, इसलिए वो पैकेज को खोलने लगता है। चक को उसमें कोई भी खाने की चीज नहीं मिलती, लेकिन चक को उसमें स्केटिंग शूज मिलते हैं, जिसके नीचे ब्लेड लगे होते हैं। उसकी मदद से वो नारियल आसानी से तोड़ सकता है और लकड़ी को छीलकर मछलियां पकड़ने के लिए हथियार भी बना सकता है। पिछले 6 दिनों से वो सिर्फ नारियल खा रहा है, इसलिए वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है और वो मछली पकड़ लेता है, लेकिन उसे वो कच्चा नहीं खा पाता।
तब वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो आग जलाने में नाकाम हो जाता है। उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। आखिर थक कर वो बैठ जाता है। उसे वहां पर वॉलीबॉल दिखाई देता है जो उसने कुछ देर पहले पैकेज से निकाला था। उस वॉलीबॉल पर चक के खून से हाथ का निशान बना होता है। चक उस निशान को एक चेहरा बना देता है और उस वॉलीबॉल पर विल्सन लिखा होता है, इसलिए चक उस वॉलीबॉल को विल्सन कहता है। अब वहां पर चक का एक दोस्त भी है। चक विल्सन से बातें भी करता है। अब चक फिर से नारियल खा रहा होता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो फिर से एक बार आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो विल्सन को भी इस बारे में बताता है। अब चक मछलियां पका कर खा सकता है। वहाँ पर चक का एक दांत दर्द कर रहा होता है। दरअसल उसके दांत में पहले से ही दर्द है, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास जाने से कतराता था। पर अब उसका दांत बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। वो उस दांत को स्केटिंग शूज के मदद से तोड़ देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी तरह चक को उस टापू पर 4 साल हो जाते हैं। चक अब बहुत दुबला हो चुका है। उसके बाल बढ़ चुके हैं। उसने अब यहाँ पर रहना सीख लिया है। वो लकड़ी की मदद से बहुत दूर से ही निशाना लगाकर मछली पकड़ सकता है। उसकी और विल्सन की दोस्ती भी बहुत गहरी हो चुकी है। एक दिन उसे किनारे पर एक सीट मिलती है। वो उस सीट को लाकर खड़ा करता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो शीट हवा की वजह से गिर जाती है। ये देखकर चक को एक आइडिया आता है। वो उस शीट की मदद से टापू से निकल सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक राफ्ट बनाना होगा। वो बहुत सारे नारियल के पेड़ काटकर इकट्ठा करता है। उन लकड़ियों को एक साथ बांधने के लिए चक पेड़ों की छाल से रस्सी बनाता है और उन सब लकड़ियों को एक साथ बांधकर एक बड़ा सा राफ्ट बनाता है। और वो कुछ दिनों तक हवा का रुख बदलने का इंतजार करता है। और जैसे ही हवा का रुख बदल जाता है, चक वहां से निकलने की तैयारी करता है। वो अपने साथ बहुत सारे नारियल ले लेता है। उसके पास बचा हुआ एक पैकेज भी होता है। वो उसे भी अपने साथ लेकर राफ्ट पर आता है। चक विल्सन को राफ्ट की एक लकड़ी में फंसा देता है और वहां से निकल पड़ता है। लहरों से बचकर निकलने के लिए वो उस सीट का इस्तेमाल करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। लेकिन उसे पता नहीं कि वो समंदर से बाहर निकल पाएगा या नहीं। उसे समंदर में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन वो मछलियां पकड़ सकता है और वो पीने के लिए बारिश का पानी खाली नारियलों में भर लेता है। चक अब धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाता है। एक दिन चक राफ्ट पर पड़ा होता है और तभी विल्सन पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद जब चक को पता चलता है, तब चक विल्सन को आवाजें देने लगता है, उसे ढूंढने लगता है। विल्सन चक को कुछ दूरी पर दिखाई देता है। चक उसे वापस लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लहरों की वजह से विल्सन बहुत दूर चला जाता है और चक उसे वापस नहीं ला पाता। राफ्ट पर वापस आकर चक बहुत रोता है, क्योंकि विल्सन उसके लिए सिर्फ एक वॉलीबॉल नहीं था, वो चक का बहुत ही करीबी दोस्त बन चुका था। क्योंकि विल्सन के साथ चक ने 4 साल बिताए हैं। वो विल्सन से खूब बातें करता था, हर बात वो विल्सन को बताता था। इन 4 सालों में वही एकलौता उसका दोस्त था, इसलिए उससे बिछड़ने का चक को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चक की हालत बहुत खराब हो चुकी है। तब वहां से एक बड़ा सा जहाज गुजर रहा होता है। उस जहाज के लोग चक को देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। चक के घर वापसी के बाद उसकी कंपनी की तरफ से एक पार्टी रखी जाती है। वहां पर सब लोग चक को मिलने के लिए आते हैं। चक को वहां पर एक डेंटिस्ट मिलता है। ये वही डेंटिस्ट होता है जो चक के दांत का इलाज करने वाला था। वो डेंटिस्ट चक को बताता है, मैं केली का हस्बैंड हूँ। दरअसल चक का प्लेन क्रैश होने के बाद सबको लगा था चक मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसका फ्यूनरल भी किया हुआ था और केली ने शादी भी कर ली थी। वो डेंटिस्ट वहां से चला जाता है। वहां पर चक को मिलने के लिए केली भी आई होती है, लेकिन वो चक से मिल नहीं पाती, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा होता है कि वो चक से मिलने के बाद उसे क्या कहेगी, और केली वहां से चली जाती है। उस रात चक केली से मिलने उसके घर चला जाता है। चक को देखकर केली बहुत खुश होती है। वो चक को गले लगाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर बातें करते हैं। केली उसे बताती है, मुझे यकीन था तुम जरूर वापस आओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब लोग मुझे कहने लगे अब चक नहीं रहा, तुम्हें उसे भूलना होगा। बहुत दिन वेट करने के बाद मैंने शादी कर ली। केली और चक अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वो साथ नहीं रह सकते, क्योंकि केली अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसके अब बच्चे भी हैं। चक केली को उसकी घड़ी वापस करता है और कहता है, ये तुम्हारे परिवार की अमानत है, इसे तुम्हारे पास ही होना चाहिए। उसके बाद केली चक को लेकर एक कार के पास आती है। वो कार चक की होती है। उस कार के साथ उन दोनों की बहुत सी यादें जुड़ी होती है। केली चक को उस कार की चाबी देती है। अब चक वहाँ से जाने के लिए कार में बैठ जाता है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और चक वहाँ से चला जाता है। केली उसे देख रही होती है और तभी केली चक को आवाज देती है और कार की तरफ भागने लगती है। चक भी कार
कार को वापस लेकर आता है। वो फिर से एक दूसरे के गले मिलते हैं। बारिश की वजह से चक केली को कार में बिठाता है। वो दोनों कुछ देर वहीं पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है शायद ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे, और फिर चक केली को वापस घर जाने के लिए कहता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चक अपने एक दोस्त से मिलता है और कहता है शायद मैं उस टापू से कभी वापस नहीं आ पाता। मैं वहीं पर बीमार हो जाता, मर जाता या फिर आत्महत्या कर लेता, लेकिन केली ही वो एक वजह थी जिसने मुझे उस टापू से वापस लाया। पर अब मैंने केली को खो दिया है, लेकिन उस टापू पर पूरे 4 साल वो मेरे साथ थी। दूसरे दिन चक वो पैकेज डिलीवर करने के लिए जाता है जो उसने टापू से वापस लाया होता है। उस वक्त उस घर में कोई नहीं होता है। चक वो पैकेज वही दरवाजे के पास छोड़ देता है और उसके साथ एक नोट भी लिखता है, इस पैकेट ने मेरी जान बचाई है, और चक वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर वो एक चौराहे पर रुक जाता है और वो सभी रास्तों की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक के ड्राइवर चक को पूछती है, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? चक कहता है शायद। यहाँ पर ऐसा लगता है चक अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता भटक चुका है। उसे आगे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए चक जवाब में उस ट्रक ड्राइवर को शायद कह रहा हो। वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरकर चक को चारों रास्तों के बारे में बताती है और फिर चक को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। चक को उस ट्रक के पीछे एक निशान दिखाई देता है जो उसने अभी अभी डिलीवर किए हुए पैकेज पर था, और वो समझ जाता है वो घर इसी लड़की का है। उसके बाद चक उन सभी रास्तों की तरफ देखता है और आखिर में उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर अभी अभी वो लड़की गई है। जब चक उस लड़की के घर के सामने देखता है तब वहाँ पर सिर्फ बैटिना लिखा होता है, लेकिन इस मूवी की शुरुआत में वहाँ पर 2 नाम थे, अब सिर्फ एक ही है। हो सकता है उस लड़की ने भी अपना पार्टनर खो दिया हो। चक उस घर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वो लड़की अपने पार्टनर को खोने के बाद भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। ये देखकर शायद चक को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा हो, या फिर हो सकता है दोनों ने भी अपने पार्टनर खो दिए हैं, तो आगे की जिंदगी ये दोनों साथ बिताएंगे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी की IMDb पर रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटोज पर 89% फ्रेश के साथ 84% ऑडियंस स्कोर है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप वॉचिंग।